गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू एकेडमिक्स विद राघव। और आज हम अपना जो सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस केमिस्ट्री की उसे कंटिन्यू करते हैं और आज का लेक्चर नंबर 4 है। सो लेट्स स्टार्ट। होप माय वॉइस इज क्लियर टू यू। एम आई ऑडिबल? ओके। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर नंबर 3 का प्रीकैप बताता हूँ कि हमने उसमें पहले क्या क्या पढ़ा है। तो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, कि अगर हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, अगर हम दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को मिलाते हैं और जो कि वोलेटाइल हैं, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा। फिर हमने इसके अंदर पढ़ी थी राउल्ट्स लॉ। हमने इसके अंदर क्या पढ़ी थी? हमने इसके अंदर पढ़ी थी राउल्ट्स लॉ। और उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर किस तरीके से देखते हैं या उसके पीछे की साइंस क्या है। और लास्ट में हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। चलते हैं लेक्चर में आगे। हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशंस, फिर कवर करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो तरीके के होते हैं, जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक वो जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। फिर हम बात करेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की, जो हमें इन सॉल्यूशंस के अंदर मिलते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, माइक दिक्कत कर रहा है आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस किन्हें कहा जाता है, या हमने जो ये डिवीजन किया है कि ये हमारे आइडियल सॉल्यूशंस हैं, ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, वो किस बेस पर करते हैं। तो ये हम करते हैं राउल्ट्स लॉ के बेस पर। वो सॉल्यूशंस जो सारी कंसंट्रेशंस पर वो सॉल्यूशंस जो सारी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूं कि हम सॉल्यूशंस का डिवीजन कर रहे हैं। राउल्ट्स लॉ हमारी क्या कहती थी? राउल्ट्स लॉ जो हमने अभी पढ़ी थी वो हमारी कहती थी कि मान लो हमारा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। तो ये कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लगाएंगे और सॉल्यूशन का जो नेट वेपर प्रेशर आता है वो सम होता है दोनों के वेपर प्रेशर के पार्शियली। दोनों के वेपर प्रेशर के पार्शियली वो इक्वल होता है। अब वो कंपाउंड्स या कह लो वो सॉल्यूशंस जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। तो एक जनरल डेफिनेशन दे रखी है, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एट द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की सारी रेंज में जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। राउल्ट्स लॉ मैंने अभी बताया कि क्या फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब जो ये डेविएशन है इसे डिटरमाइन कौन सा फैक्टर करता है, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है डेविएशन के लिए, तो वो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जैसे मैं एक सॉल्यूशन तैयार करता हूं जिसके अंदर मैंने सॉल्यूट लिया ए, दोनों जो कंपोनेंट हैं वो वोलेटाइल हैं। मैंने एक सॉल्यूट लिया ए, दूसरा सॉल्यूट लिया बी, मैंने इनको मिक्स किया और मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया ए विज बी। मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो गई उस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो हमारे ए और ए एटम्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस थी, और जो बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, वो बिल्कुल सेम होती हैं जैसी ए और बी के बीच में होंगी। मतलब जितनी ताकत से ए के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे थे, जितनी ताकत से बी के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे थे, उतनी ही ताकत से ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है सेम। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम होता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट का सेम होता है।
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने पढ़ा, सॉल्यूट सॉल्यूट का सॉल्वेंट सॉल्वेंट का वो बिल्कुल एक जैसा होता है, जो कि होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जो कि किसके बीच में होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। जो मैंने बताया है कि ए के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बीबी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जैसा होगा। अब आता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि बाइनरी सॉल्यूशन है मेरा, एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। मैंने दोनों की 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, एक कंपोनेंट का 1 लीटर मैंने इसका कॉम्पोजिशन लिया बी का, तो मुझे जो फाइनली दोनों को मिलाकर के मिला वो 2 लीटर मिला। तो चूंकि मुझे वो 2 लीटर मिल रहा है, और डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब जो वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है भाई, मिक्स करने से पहले जो वॉल्यूम था वो पहले भी 2 लीटर था, बशर्ते कि वो अलग अलग था, लेकिन था तो 2 लीटर, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी वो 2 लीटर है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होती है, और ये परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा कितना आया, डेल्टा वी मिक्सिंग आता है हमारा 0। डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा 0 आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आता है। देखो, अगर हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। एक होता है हमारा डेल्टा जी मिक्सिंग, वो हमारा आता है नेगेटिव। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा आता है नेगेटिव लेस देन 0, और डेल्टा एस आता है हमेशा 0। तो यहाँ पे ना एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती है, वो है कि डेल्टा जी क्या है। तो डेल्टा जी जो होता है वो हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बनाती है, बताती है, और वो गिव्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। कैसी है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव, हर रिएक्शन का बाय डिफॉल्ट जो भी स्पॉन्टेनियस है, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन की हो चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हो, वो कैसी होगी, वो हमेशा हमारी नेगेटिव रहेगी। बच्चों 1 मिनट रुकना बस। ठीक है। तो डेल्टा जी हमेशा हमारी नेगेटिव। अब आता है डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज होता है। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है। अब एंट्रोपी का मतलब होता है कि जो रैंडमनेस है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस कमरे के अंदर अगर मैं 10 लोगों को लाके खड़ा कर देता हूं, तो 10 लोग अलग अलग जगह पे रहेंगे। लेकिन वहीं मैं इसके अंदर अगर 20 लोगों को लाके खड़ा कर देता हूं, तो अब 20 अलग अलग जगह पर पोजीशंस होंगी। हम बात करें कि भाई कितनी जगह लोग खड़े हैं, तो 20 वाले में 20 जगह खड़े हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब नंबर बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, तो हमारा रैंडमनेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। तो रैंडमनेस ये भी हमेशा यूनिवर्सल है, कि एंट्रोपी जो है, कि एंट्रोपी जो रैंडमनेस है, जो एंट्रोपी चेंज है, वो हमेशा मोर देन 0 होगा। हमारा चूंकि सॉल्यूशन बन रहा है, अमाउंट बढ़ रही है, तो हमारी रैंडमनेस भी बढ़ेगी। ये भी यूनिवर्सली है कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा जी भी हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो जरूरी है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो एक कंडीशनड है कि वो ऐसा हो नहीं होना है। अब ना तो बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है सॉल्यूट के मुकाबले, ना हमारा बॉन्ड वीक बन रहा है सॉल्यूट के मुकाबले, इसलिए ना एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी गेन होगी। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा, जो कि होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा 0 रहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने जो ग्राफ पढ़ा था, जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ी थी, एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ था। ये ग्राफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में चेंज होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है।
तो ये था हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। अब होते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं सारी कंसंट्रेशंस पर। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं सारी कंसंट्रेशंस पर, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या हुआ कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसका रीजन क्या हुआ कि जी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, या तो वो ज्यादा था जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे, या वो कम था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे उस बेस पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरीके के होते हैं। वो है हमारे पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हमारे राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे याद रखना कि ये जो है ब्रोमोइथेन और क्लोरो, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द, अगर हम 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से 8 साल में, तो 6 क्वेश्चन उनके इसी एग्जाम्पल्स से होते हैं। गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं। हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी हम बात करते हैं ये नेगेटिव डेविएशन। अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेगेटिव डेविएशन है। तो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब है कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप एक कंपोनेंट को मिला रहे थे 1 लीटर, दूसरे में जो कि लिया था 2 लीटर, हमारा टोटल वॉल्यूम 2 लीटर बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि नेगेटिव डेविएशन शो किया, उस चीज से जितना बनना चाहिए था उससे कोई चीज कम बनी, तो 2 लीटर से कम बना, इसने शो किया नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का रीजन क्या हुआ? तो नेगेटिव डेविएशन का रीजन होता है इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस। कि इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्रोडक्ट पार्टिकल्स या एटम्स के अंदर इतने ज्यादा हो गए कि जो चीज एग्जैक्ट मिलनी चाहिए थी, वॉल्यूम एग्जैक्ट मिलना चाहिए था, वो हमें उससे कम मिला। तो इसमें क्या होता है कि जो ए और ए, यानी हमारा जो सॉल्यूट ए है और हमारा जो सॉल्यूट बीबी के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होती हैं, और वो ए बी की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वॉल्यूम जो है, हमने 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर मिलाई, लेकिन वो आपस में मिलकर इतने चिपक के बैठ जाएंगे, वॉल्यूम कम कर लेंगे। क्या शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। डेल्टा वी मिक्सिंग, पहले हमारा वॉल्यूम 2 लीटर था जब 1 लीटर और 1 लीटर मिला रहे थे, लेकिन अब 2 लीटर से कम आएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आएगा? डेल्टा वी मिक्सिंग आएगा लेस देन 0, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट का वॉल्यूम, और ये कितना आएगा? ये लेस देन 0 आएगा। कितना आएगा? ये हमारा लेस देन 0 आएगा, ये समझो। अब डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारा आएगा लेस देन 0। लेस देन 0 इसलिए आएगा क्योंकि अब जो सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो सॉल्यूशन की एनर्जी कम हो जाएगी, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी ज्यादा थी, तो ओवरऑल एंथैल्पी हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेल्टा जी। वो हमने बात करा था कि बात हमने उसको डिस्क्राइब किया था कि जी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब इस दुनिया में अगर किसी भी रिएक्शन की आप बात कर रहे हो और वो हो रही है, तो ये वैल्यूज उसके लिए फिक्स्ड होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं नेगेटिव डेविएशन के। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद ये रखना है, तो आपको याद ये रखना है कि जैसे हमारा फिनॉल और एनालीन है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन और एनिलीन है, ये एग्जांपल्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं एनसीईआरटी में गिवन है, सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। और मैं आपको आईआईटी और नीट के हिसाब से बताऊं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है। अब फिनॉल और एनिलीन ने नेगेटिव डेरिवेशन कैसे शो किया? तो नेगेटिव डेरिवेशन ऐसे शो किया कि इनिशियली
इनिशियली ये कंपाउंड एनालीन और फिनॉल इनिशियली अपने अपने सिंपल बॉन्ड्स बना रहे थे, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पहले इनमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ? तो उसने हमारे ने नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है नीचे वाले केस में। तो ये सारे केसेस वही है कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिनॉल के फिनॉल से, एनालीन के एनालीन से, सॉल्यूशन बनने से पहले वो कमजोर तरीके से थे इसके मुकाबले कि जब इनको मिलाया गया। समझ में आया? अब राउल्ट्स लॉ का हमने ग्राफ पढ़ा था, तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कहता था कि जी ये ग्राफ इस तरीके से आता था, लेकिन अब हर चीज कम आएगी। क्या आएगी? हर चीज कम आएगी। जो हमारा टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है, जो फाइनल टोटल प्रेशर है, वो कम आएगा। किससे कम आएगा? वो कम आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। हमारा जो पी ए आएगा सॉल्यूशन में आने के बाद, वो कम आएगा किससे? पी नॉट ए एक्स ए से। हमारा जो पी बी है वो कम आएगा पी नॉट बी एक्स बी से। तो इसलिए सारी चीजें जो हैं वो जहां आनी चाहिए थी उससे डेविएट करेंगी और नीचे नीचे आएंगी ग्राफ में, और उसे कहते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। ठीक है? तो ये होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक पार्ट है। ये आपको समझ में आया? आगे चलते हैं, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। आगे क्या आता है? आगे राउल्ट्स लॉ से आता है पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ कि जो चीज जितनी बननी चाहिए थी वो पॉजिटिव में आ रही है, उतनी से ज्यादा बन रही है। हुआ क्या? हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट बी है। हमने सॉल्यूट ए 1 लीटर लिया, सॉल्वेंट जो लिया, दूसरा सॉल्वेंट जो लिया वो भी 1 लीटर लिया, और ए और बी बनना चाहिए था 2 लीटर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि जी जब आप कभी भी 1 लीटर और 1 लीटर, 2 लीटर मिलाते हो आपस में अलग अलग चीज के, तो हमारा ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब जो बॉन्ड बने वो इतने कमजोर बॉन्ड बने कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज्यादा हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग आता है, तो वो आ जाता है हमारा मोर देन जीरो। हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मोर देन जीरो। इनके लिए मैंने बताया था कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। इनके लिए मैंने बताया था कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा जी कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है। रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। और यहाँ पे हमारा आएगा कि हमारा जो टोटल प्रेशर है वो ज्यादा आएगा पी ए प्लस पी बी से। पी बी से जो पी ए है वो ज्यादा आएगा पी नॉट ए एक्स ए से। जो पी बी है वो ज्यादा आएगा पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है? अभी एग्जांपल्स दे रखे हैं। किसके एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन के। मैं फिर से कह रहा हूं, डेविएशन के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है वाटर प्लस इथेनॉल, दूसरा है वाटर प्लस मीथेनॉल, तीसरा है वाटर और ईथर, एसीटोन प्लस इथेनॉल और एसीटोन प्लस CS2। तो हो क्या रहा है कि इनके इनिशियली जो बॉन्ड थे इथेनॉल का वो स्ट्रॉन्ग था। कैसा था? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इनिशियली। लेकिन अब वो सॉल्यूशन में जाने के बाद, अब वो सॉल्यूशन में जाने के बाद बॉन्ड कैसा हो गया? बॉन्ड हो गया वीक। कैसा बॉन्ड हो गया? बॉन्ड हो गया जी वीक। ठीक है? तो ये आता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। ग्राफ है जो वैल्यू हमारी आनी चाहिए थी। भाई हमारा जो पीए था, हमारा जो P1 था वो आना चाहिए था P1 नॉट प्लस P1 नॉट प्लस X1, लेकिन वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से आ रहा है ज्यादा। ऐसे P2 ज्यादा, और फाइनली हमारा P टोटल भी आ रहा है ज्यादा। ठीक है? तो ये पढ़ते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के अंदर। आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे एजियोट्रोप्स के। जी एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? तो एजियोट्रोप्स की आप डेफिनेशन पढ़ो और बताओ कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप्स
which are binary mixtures showing the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature, which may be either less or more than the actual component. तो देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस याद रखना है कि एजियोट्रोप्स वो मिक्सचर्स होते हैं जब हम दो लिक्विड्स को मिलाते हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वेपर फेस में और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है उनके लिक्विड फेस में वो सेम होता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और वो जो बॉयल होते हैं, बॉयल कह लो या फिर कूल जो होंगे, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं। और उनकी जो वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट या तो उनसे ज्यादा भी आ सकता है जितना होना चाहिए था मिक्सचर का, या मिक्सचर का जितना होना चाहिए था उससे कम भी आ सकता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक होते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलते हैं हमें उन सॉल्यूशंस के अंदर, उन सॉल्यूशंस के अंदर जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर मिलते हैं हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलते हैं हमें उन सॉल्यूशंस के अंदर जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, या शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर हमें मिलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। राउल्ट्स लॉ के अंदर जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर हमें मिलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। ठीक है, अब देखो मैं एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूं कि मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, एम आई ऑडिबल? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होंगी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रांग होंगी। और जब आपको पता है कि किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं, मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए। वही तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, वही तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। और उसका उल्टा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमने वाटर में इथेनॉल मिलाया, 4.5% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाटर लिया। मैंने कहा 4.5% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाटर लिया, कहने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि 4.4 ग्राम पानी प्रेजेंट है 95.5 ग्राम इथेनॉल के अंदर। ये मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में समझाया था। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन होता है और इथेनॉल का 351.15 केल्विन। लेकिन सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो आता है मिनिमम। मिनिमम किससे? मिनिमम फ्रॉम एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से मिनिमम निकल के आता है, समझ रहे हो? और याद रखना वो हमने बात करी थी एजियोट्रोप्स होते हैं एक डिफाइंड कंसंट्रेशन पर। किस पे होते हैं? एक डिफाइंड, सेम सेम कॉम्पोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेस, एक डिफाइंड कंसंट्रेशन पर वो इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। तो वो कंसंट्रेशन है इसकी, ये दिख रही है, इसी को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। फिर आते हैं हमारी जी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या आते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो भैया वही नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, HNO3 68% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिया। इसका मतलब है कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 32 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है, 359 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है, 391 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो था वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आए तो बॉन्डिंग हो गई इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हुई तो अब जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा ताकत से एक दूसरे को सॉल्यूट और सॉल्वेंट पकड़े हुए हैं। और अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया? कि इतना बढ़ गया, 391 केल्विन और 391.5 केल्विन के समथिंग आता है।
ठीक है, तो यही हमारे मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स होते हैं। हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो मैंने बात करी मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप की, किसकी? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की। किसकी बात करी? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। तो सिंपल, हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिया किसका? वाटर का। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया किसका? मिथेनॉल का, इथेनॉल का। तो वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना? 373 केल्विन, 373 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। और इथेनॉल का कितना है? 351.5 केल्विन, वो कहीं यहाँ लाई करेगा, 351.5 केल्विन। ये कंसंट्रेशन है, ये मोल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो एक पॉइंट पे एक कंसंट्रेशन पे आके दोनों की एक कंसंट्रेशन के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां पे जो है बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, ये था मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। सॉरी, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिख दिया है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप है। क्या है ये? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।